हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, बिहार पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ के लिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह 30 दिन की श्रृंखला चलाई गई, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, जो आपकी टोटल 30 दिन की क्लास होगी। अभी तक देखा जाए तो हमारे इसमें काफी सारे दिन यानी कि 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं। आपका एक आधा जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। आज जो आता है हमारा 16 डे आता है, यानी कि 16वां दिन आता है। 16वें दिन के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक आता है, टू डे के जो टॉपिक हैं वो आते हैं आपके राजकोषीय नीति, राजस्व बजट और आपका राजस्व के बारे में बजट, आर्थिक आयोजन, नीति आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग में कुछ डिफरेंशिएशन कि किस तरीके से इनमें अंतर है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं के एक प्रश्नों के प्रारूप को दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत एक प्रारूप भी आपको दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर का कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपको डिटेल में भी कवर किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो है ये आपका बहुत सारी किताबें जो आपकी आती हैं उन्हीं का एक समामेलित रूप है, जिसमें हमारा कुछ खुद का नोट्स भी है। उसमें आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको इसमें लिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक आता है, बजट से संबंधित जानकारी। बजट से संबंधित जानकारी दी गई है क्योंकि आपका जो बजट है, बजट से रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जो लिए गए थे, तो उनको इसमें कुछ डिस्कस करा दिया जाएगा। और आपके कुछ जो है वो आपके करंट अफेयर में ऑलरेडी आपकी, जैसे कि दृष्टि की जो है मैगजीन कंप्लीट कराई थी उसमें कंप्लीटेड है। अगर आपका इस तरीके से ये उसमें कंप्लीट कराया गया, लेकिन आपका इसमें भी एक जो आपका 29 या 30 दिन वाला जो लास्ट सेशन होगा वो एक दिन का करंट अफेयर का भी है। तो उसमें आपकी ये चीजें को ध्यान में रखते हुए एक मैराथन क्लास ली जाएगी करंट अफेयर की, तो उसमें इन सेक्शन को और अच्छे से कवर करा दिया जाएगा। तो आज जो आता है कि बजट से संबंधित जानकारी को, यानी कि इसमें उस सेक्शन को लिया गया है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, 110 प्लस का हमने टारगेट रखा हुआ है कि आप इस तरीके से तैयारी करें, इन क्लासेस को इतना ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि आपका रिवीजन भी हो, आपको टाइम भी मिल गया है। अब आपका एग्जाम 22 दिसंबर को है, तो आपको टाइम भी मिल गया है, तो इन क्लासेस को आप 1 से 2 बार देख सकते हैं, यानी कि 2 बार तो एटलीस्ट देख ही सकते हैं। चलिए तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें बजट से संबंधित जानकारी में आता है कि इसे संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो क्या कहा गया है बजट को संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ना कि बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। और यह जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका एक प्रचलित नाम है और यह उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये आपका कतई गलत है कि बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रचलित नाम के तौर पर इसका उल्लेख किया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के विवरण इसमें दिया गया है। इसमें बजट से संबंधित प्रस्तुति के महत्वपूर्ण दिनांक दिए गए हैं, क्योंकि आपके दिनांकों का बदलाव हुआ था, तो उसके कारण ये आपके इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका जो बजट सत्र है वो कब शुरुआत हुई, केंद्रीय बजट कब वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो बजट सत्र जो है 31 जनवरी से शुरू हुआ था। पहले दिन राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 31 जनवरी को ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। सीतारमण जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करें। और बजट सत्र का जो पहला चरण है वह 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान टोटल 27 बैठकें होंगी। तो ये आपका अपडेट करके दिया गया है जो आपका 23-24 का बजट है उसके संदर्भ में है। अब आता है कि बजट के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो बजट के इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ये कब किया गया था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश क्राउन के सामने से पेश किया हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया हुआ था।
और आपका कोविड-19 के बाद जो पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया, जो कि स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हुआ, जो 2021-22 का बजट था। और बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1970 से 71 में बजट पेश किया हुआ था, और दूसरी महिला निर्मला सीतारमण हैं, जो कि 2019 से अब तक बजट पेश कर रही हैं। अब आते हैं कि संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर कुछ निम्न व्यवस्थाएं, जैसे कि राष्ट्रपति उसे हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदन में पेश कराएगा और बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई मांग की अनुदान नहीं किया जाएगा, तो इसके संदर्भ में आता है। बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल है, जैसे कि भारत की संचित निधि पर भारत व्यय होता है। दूसरा आता है कि भारत की संचित निधि में किए गए व्यय होते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया कुछ 6 स्तरों से गुजरती है, जैसे कि आपका सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद आम बहस होती है, आपका ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि इसका क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो आपको ये क्रम याद रखना है। पहले तो बजट की प्रस्तुति होगी, उस पर आम बहस होगी, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाएगी, फिर अनुदानों पर मांग मतदान होगा, और इसमें सदस्य अनुदान जो मांगों में कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं, और इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव जो होगा वो 3 तरीके की कटौती होगी। एक तो नीतिगत कटौती होगी, दूसरी आर्थिक कटौती प्रस्ताव, और तीसरी आएगी सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। विनियोग विधेयक पारित होगा और वित्त विधेयक पारित होगा, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये आपके 6 प्रक्रिया है, 6 स्तर हैं, जिसके अंतर्गत बजट का प्रस्तुतिकरण से लेकर बजट के वित्त विधेयक तक पारित होने की एक प्रक्रिया है। अब आता है कि बजट में जो आपका 2024 को बजट पेश किया गया है, उसमें कुछ बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें जैसे एक तो पहले जो बजट पेश किया गया उसे मोदी 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में बिहार के लिए कुछ बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की है। ये इस कारण से इसमें अपडेट करा दिया क्योंकि आपका बीपीएससी का एग्जाम है, तो इससे आपको क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि बिहार के लिए इसमें अलग से इन चीजों को मेंशन किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है, तो बिहार के कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट में आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश का भी याद रखना है, क्योंकि आपका पैरेलल भी पूछा जाएगा कि आपका बिहार में और ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो आपके 2 स्टेट रहे हैं जिनमें बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें बजट 2024 में बिहार का जो गया है वहां पर औद्योगिक परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी गई थी, जिसमें विष्णुपद मंदिर, बोध गया में महाबोधि मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विश्व स्तरीय धरोहर में बदला जाएगा। तो ये आपके जो विष्णुपद मंदिर है और बोध गया का महाबोधि मंदिर है, इसे काशी विश्वनाथ जो आपका बनारस में मंदिर का जो कॉरिडोर बनाया गया उसकी तर्ज पर इसे विश्व स्तरीय धरोहर के रूप में बदला जाएगा। और दूसरा प्रावधान ये कि बिहार में बाढ़ को कम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो कितना रुपए खर्च किए जाएंगे? 11,500 करोड़ रुपए। और बिहार में 26,000 करोड़ की सड़क संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल शामिल है। तो ये बिहार के लिए 26,000 करोड़ रुपए की जो सड़क संपर्क परियोजनाएं है, उनके लिए घोषणा की गई है। बिहार के भागलपुर जिले में पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत का 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बिहार में नए हवाई अड्डों, जिसमें मेडिकल कॉलेज तथा खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण की भी योजना बना रहा है। साथ ही अतिरिक्त आवंटन के माध्यम से पूंजी निवेश का समर्थन करने के लिए राज्य को सहायता प्रदान करेगी, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक दो जो बड़ी परियोजना है, उसमें पहली तो ये कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई राजधानी अमरावती को लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया, और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 2 औद्योगिक गलियारे, जिसमें विशाखापट्टनम, चेन्नई, ओरवाकल, हैदराबाद औद्योगिक गलियारा तथा हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा को स्थापित किया जाएगा, और जो आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश को कवर किया, तो इसके अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए विशेष पिछड़ा क्षेत्र निधि की भी घोषणा की गई है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं कि इस बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, उनके बारे में भी नजर डाल लेते हैं। तो सरकार ने टेलीकॉम उपकरणों में मूल सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है। प्लास्टिक उत्पादों पर सीमा शुल्क को बढ़ाया गया है। अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क जो 7.5 थी, उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। लेबोरेटरी में काम आने वाले रसायन, सोलर गिलास, सुपारी, सिगरेट, टेलीकॉम उपकरण पर टैक्स बढ़ाया गया है।
टेलीकॉम सेक्टर में भागीदारी को निभाने के लिए क्या प्रारूप होना चाहिए उसके संदर्भ में दिया गया कि क्या अर्थव्यवस्था का प्रारूप हो, क्या किसमें संदर्भ में क्या है, तो उन परिस्थितियों पर ये निर्भर करता है। तो ये आपका इसमें महंगे के संदर्भ में आता है। अब आता है कि सस्ता क्या-क्या हुआ, उनके बारे में। जैसे कि मोबाइल चार्जर, एक्सेसरी पर शुल्क 15% घटाया गया है। सोना एवं चांदी पर सीमा शुल्क 6% कम किया जाएगा, जबकि प्लेटिनम पर 6.4% कम किया जाएगा। कैंसर के इलाज में काम आने वाली 3 दवाओं को वैश्विक सीमा शुल्क से छूट दी गई है, जिसमें आयात शुल्क पर छूट दिया गया है और कैंसर की 3 दवाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे कि टेस्ट 2 जो में डेरेक्सिटेकर जो कि स्तन कैंसर के लिए, ओसिमार्टिनिब फेफड़ों के लिए और डुरबालुमेब पित्त नली के लिए। तो ये प्रमुख कैंसर की दवाएं हैं जिसके अंतर्गत ये आपकी आती हैं। तो कौन कौन सी? टेस्टू जुमेब डेरेक्सिटेकर स्तन कैंसर, ओसी मार्टिनिब फेफड़ों, डुरबालुमेब पित्त नली के लिए आती है। सोलर पैनल के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले सामानों को छूट देने की बात कही गई है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। झींगा और मछली पालन में खानों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। चमड़े के सामान पर सीमा शुल्क घटाया गया है। बिजली के तार, एक्सरे मशीन, तो ये सब चीजें जो है आपकी सस्ती हुई हैं। तो ये आपके कुछ जो है वह महंगे हुए हैं, कुछ सस्ते हुए हैं, तो इनके बारे में एक आपको जानकारी दी गई है। अब आता है कि कर व्यवस्था से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नई कर व्यवस्था और संशोधित कर व्यवस्था के बारे में। नई कर व्यवस्था जैसे कि आपकी वार्षिक आय, दरें और कर जो कि रुपए में बताया गया है, और यहाँ पर भी आपकी संशोधित कर व्यवस्था में वार्षिक कर, दरें और कर रुपए में है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 0 से 3 लाख जो वार्षिक आय है उन पर दरें और कर जो है वह 0% है, जो आपका संशोधित नई कर व्यवस्था में भी है। 3 से 6 लाख में आपका 0.05% है, और जो कि 15,000 रुपए है। और इसमें 3 से 7 आएगा, इसमें आपका 3 से 6 है, इसमें 3 से 7 आएगा। ये 0.5% पे आता है, यानी कि 5% दे है, यानी कि दरें निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर आपका 15,000 है, तो यहाँ पर 20,000 है। 6 से 9 लाख में 10% जो कि 30,000 है, या 7 से 10 लाख के लिए 10% पर 23,000 है। 9 से 12 लाख के लिए 15% पर 45,000 रुपए है। यहाँ 10 से 12 लाख में 15% पर 30,000 रुपए है। 12 से 15 लाख पर 20% पर 7,000 रुपए है। यहाँ पर 12 से 15 लाख 20% पर 60,000 रुपए है। और यहाँ पर 15 लाख से अधिक पर 30%, जिसमें 7,500 रुपए है। और यहाँ पर आपका आता है 17,500 रुपए होगा, और इसमें आपका 15 लाख से अधिक के लिए 0 रुपए दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें आपका एक वार्षिक आय, दरें और कर का निर्धारण किया गया है, जो कि एक कर की देयता और कर की जो वार्षिक नई कर व्यवस्था है इसके संदर्भ में आता है। अब आते हैं हम इसमें जो राजकोषीय और राजस्व से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का प्रारूप, जिससे ये तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लाभ मात्रा अनुपात में सुधार किया जा सकता है, बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को कम करना आदि के द्वारा। जीएसटी क्या है? एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर है। आयात कर क्या है? यह व्यापार की मात्रा को घटाता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 280 में। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है वित्त मंत्रालय। बजट एक लेख है सरकार की राजकोषीय नीति का। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा कब की गई थी? बीपी सिंह द्वारा। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? वित्त मंत्रालय। धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं, यह जानने के लिए आवश्यक है विविध अवधियों में विविध वर्गों के आयदाताओं की आय के वितरण की एक निर्धारण होना, जो कि इसको संदर्भित करता है। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से राजकीय राष्ट्रीय बजट पर सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र राष्ट्रीय बजट योजना में से एक अन्य से भिन्न है। ये आता है इंदिरा विकास पत्र होगा। किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि तथा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना में से वह है जिस पर कोई आयकर छूट नहीं है। तो ये आता है आपका किसान विकास पत्र पर। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया गया था कोलडॉन ने। व्यय राजस्व बैंकिंग विभाग आर्थिक मामलों में वह जो एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, वह बैंकिंग विभाग है। संघीय बिक्री कर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया गया एक कर होता है। केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत होते हैं, जैसे कि निगम कर होना, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ आदि होते हैं।
भारत में संघीय बजटों में सबसे अधिक होता है आगम या रेवेन्यू व्यय होता है। भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल है, जैसे कि सड़कें, इमारतें, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुदानित ऋण और अग्रिम आते हैं। गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, जिसमें सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय तथा पिछली योजनाओं में निर्माण आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय आदि होता है। साल दर साल लगातार घट रहे यानी कि घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कार्रवाइयां की जाती रही है, जो कि राजस्व व्यय को घटाकर सहायक यानी कि सब्सिडी को युक्ति संगत बनाकर। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है? ब्याज अदायगी होना। और हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट को व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? ब्याज की अदायगी होना। किसी देश में आय का पुनर्निर्धारण यानी कि पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, जिसमें केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित होता है। केंद्र या राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र या राजस्व के बीच केंद्र या राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। नवंबर 2017 में जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वह डॉक्टर एन के सिंह को चुना गया था। और 15वें वित्त आयोग के कुछ गठन भी है, जैसे कि आपका पहला कि भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। आयोग की अनुशंसाएं पूर्व में 2020 से 25 के लिए थी, जो बाद में 2021 से 26 हो गई। आयोग को अपनी संस्तुतियां 30 नवंबर 2019 तक देनी थी, जिसे बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी। और आपके और भी वित्त आयोग, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट में वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष तो पूछते ही है, साथ ही साथ आपके पहले भी जो थे, जैसे कि आपके 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्षों के बारे में भी नाम कभी कभार पूछ लेते हैं, यानी कि सुमेलित करने के लिए पूछ लेते हैं। तो इसमें वित्त आयोग और अध्यक्ष जैसे कि 9वें के एनपी के सालवे, 10वें के आपके केसी पंत आते हैं, 11वें के ए एम खुसरो, 12वें के सी रंगराजन, तो ये आते हैं। फिर आता है योजना आयोग और वित्त आयोग में संबंध नहीं है, तो इसमें दोनों द्वारा नई संस्तुतियां शासन पर बाध्य होती हैं। केलकर टास्क फोर्स का सिफारिश का संबंध किससे है? करों से आता है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध है आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश है केलकर समिति ने। जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसे किस नाम से जाना जाता है? केलकर समिति के नाम से। पंचायतों हेतु वित्तीयन के लिए सही स्रोत है, जिसमें भी आपका आता है वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन, जो कि पंचायतों हेतु वित्तीयन के सही स्रोत होते हैं, उनके अंतर्गत आता है। अब आता है कि 16वें वित्त आयोग के गठन के बारे में, तो इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया रहे हैं। अब आता है कि कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि राजकोषीय घाटा बस्ती घाटे से बड़ा होता है। कारण कहता है कि राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर अन्य देवताओं से लेकर अपने खर्चे पूरे करना होता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके कथन और कारण दोनों सत्य है, और कथन जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण है। फिर आते हैं आपकी सुमेलित सूची में, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स एक तरीके से संपत्ति विक्रय है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु है, कस्टम ड्यूटी आयात है, कॉर्पोरेट टैक्स आय होता है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत आपका उपकर है। आयकर के लगाने, उद्ग्रहण करने, वितरण करने के संबंध में सही कथन देता है, जैसे कि संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है, कर प्राप्तियों का स्वयं और राजस्व के राज्यों के बीच वितरण करता है। तो आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि आय कर मतलब कि जो कर है उसे किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा उद्ग्रहण किया जाता है, कौन इसका वितरण करता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आयकर के बारे में आता है कि इसे संघ लगाता है, उद्ग्रहण भी करता है, कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच एक वितरण भी होता है। भारत में आयकर के संबंध में सही कथन दिया गया है, जैसे कि यह एक प्रगतिशील तथा प्रत्यक्ष कर है। स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, किंतु संग्रह और विनियोजन जो होता है वह राज्य करते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है। कारण कहता है कि भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज सहायता की मात्रा अधिक है। तो इसमें आपका कथन सत्य है, लेकिन कारण गलत है। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? ये 1996 से 97 में। मॉडरेट संबंधित है आपका उत्पाद कर से, संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध उत्पाद कर से है। और संशोधित मूल्यवर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की जो विशेषता है वह आती है, वह बहु बिंदु लक्ष्य आधारित यानी कि टैक्सेशन प्रणाली होती है, जो उत्पादन या वितरण श्रृंखला में
लेन देन की हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है और यह वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया जाता है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। तो ये आपका वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसकी ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सैनबेट के बारे में, सैनबेट के संदर्भ में देखा जाए तो यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है। इसकी समिति और अध्यक्ष में जैसे कि समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश होना, सिंह रंगराजन इसके अध्यक्ष है। औद्योगिक रूढ़ता के संदर्भ में ओमकार गोस्वामी, कर सुधार के संदर्भ में आरजे चलैया और बीमा क्षेत्र के सुधार में आर एन मल्होत्रा इसके प्रमुख अध्यक्ष रहे हैं। तो ये आपकी प्रमुख समितियां हैं और इसके प्रमुख अध्यक्ष हैं। भारत में कर प्रणाली पाई जाती है किस तरीके की? अधोगामी कर प्रणाली पाई जाती है। संपदा कर भारत में पहली बार लागू किया गया वर्ष 1957 में। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे में बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उत्पादों से। केंद्रीय बजट इसमें 2023-24 के संदर्भ में बताया गया है कि यह 15% का अधिकर देय होगा 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ तक। भारत में सेवा कर प्रारंभ की गई है वर्ष 1994 से 95 में। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करने को कहा गया है, जिसमें पहला कथन कहता है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। दूसरा आता है कि जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का देहरी निर्धारण भी करेगी। तीसरा आता है कि राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा और यदि वे ऐसा चाहे तो उपयुक्त में से कौन सा सही होगा। तो इसमें पहला वो कथन, दूसरा वो कथन दोनों ही सत्य है, आपका तीसरा गलत है। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू की गई है 1 जुलाई 2017 में। भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला राज्य आपका हरियाणा रहा है, जिसे 2005 में इसे लागू किया गया। राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों में जिनमें बिक्री कर लागू नहीं है, वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? 20 लाख रुपए है। राष्ट्रीय निवेश निधि जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं किस संदर्भ में होता है? पहला तो ये कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश निधि परिसंपत्ति का प्रबंधन करते हैं। राष्ट्रीय निवेश निधि भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है। तीसरा, कुछ संपत्ति परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां निजी प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं। चौथा, वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें तीसरा और चौथा कथन आपका सत्य है, पहला दूसरा गलत है। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें आपका कथन और कारण दोनों सही भी है और सही व्याख्या दी है। कथन कहता है कि हीनाथ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। कारण कहता है कि मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना अधिक हो जाती है, तो इसके बारे में आता है। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं और इस युक्ति का उद्देश्य ये आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इस स्थिति उत्पन्न होगी मुद्रास्फीति। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था उपयोग की जाती है आर्थिक विकास के लिए। भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की गई है जेम्स विल्सन ने। वह कर जो खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, वह आयकर है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर या शुल्क के रूप में। आयकर उत्पादन कर, जूंगी कर, बिक्री कर से प्रत्यक्ष कर है। आयकर शुल्क उत्पाद है एक अप्रत्यक्ष कर। बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी तथा संपदा कर में से प्रत्यक्ष कर है आपका संपदा कर। बिक्री कर, आमदनी कर, आबकारी कर, चुंगी कर में से कौन प्रत्यक्ष कर है? आमदनी कर। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, वह राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित कर है। अनुषंगी लाभ कर जो कि ब्याज कर या प्रतिभूति लेन देन कर से प्रत्यक्ष कर है, तीनों है। भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है, उसके अध्यक्ष कौन है? आरजे चलैया। आरजे चलैया जो समिति है वह किस समिति से संबंधित है? प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष सुधार से। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा दी गई है केंद्र समिति में। भारत में सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजी लाभ कर, कंपनियों की लाभ पर कर से एक संबंध निगम आय से नहीं है, वह पूंजी लाभ कर है। उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आय कर, निगम कर में से वह कर जो केंद्र सरकार नहीं लगाती है, वह मनोरंजन कर है। मनोरंजन कर, राज्य उत्पाद शुल्क, कृषि आय कर, निगम कर में से राज्य सरकारों द्वारा जो कर नहीं लगाया जाता है, वह आपका निगम कर या कॉरपोरेशन टैक्स है। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत पर राजकोषीय नीति का उद्देश्य एक पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता तथा एवं धन तथा आय का न्यायोचित वितरण होता है। वर्ष 1929 से 30 में महान मंदी के सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग किया गया था। प्रोफेसर कीन्स ने। वित्तीय फिजल नीति का संबंध है कर लगाने और शासन व्यय से संबंधित नीति से। उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति तथा ब्याज दर नीति में वह जो राजकोषीय नीति का भाग है, वह कर नीति है। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1997 में लागू की गई थी 1 जुलाई 1997 से।
संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर ₹1 किया गया है। या इसे क्या कहा जाता है? नीति कटौती प्रस्ताव। कंपनी का वह कर जो लगाता है कंपनी की आय पर कर। फिर आते हैं सही सुमेलित है जिसमें प्रकाशक और प्रकाशन दिए गए हैं, जैसे कि उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी से, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी या वित्त संबंधी रिपोर्ट से, वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा से संबंधित है। फिर आती है राष्ट्रीय कृषि नीति जो कि 2000 में, समुद्री मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेश व्यापार नीति 2015, सातवां वित्तीय आयोग 1978 से संबंधित है। सही सुमेलित दिए गए हैं, जैसे कि ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, ट्राइसेम रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति, नकदी, रिजर्व अनुपात, ऋण नियंत्रण से संबंधित है। आयकर, सार्वजनिक ऋण, वैट या मूल्यवर्धित कर तथा अर्थ सहायकी यानी कि परिदान में वह जो एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है, वह आता है कि आपका अर्थ सहायकी या परिदान। फिर आता है निष्पादित बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? या संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया है 31 मार्च 1997 को। निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव में जिस एक का संबंध संघीय बजट से वह कौन सा है? कटौती प्रस्ताव। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित कर दिया गया है इस उद्देश्य से, क्योंकि सरकार ने वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को भारतवर्ष में 2003 में पारित किया गया था। आप जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में, फिर योजना आयोग के बारे में जानेंगे, योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना है उनके बारे में जानेंगे, फिर आपका नीति आयोग और योजना आयोग में एक डिफरेंशिएशन को देखेंगे। तो योजना आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में देखा जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था या नीति आयोग के रूप में की गई थी। इसे सहकारी संघवाद की भावना की प्रतिध्वनित करते हुए अधिक शासन और न्यूनतम सरकार की परिकल्पना को साकार करने के लिए नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण को जोर दिया गया है। तो ये नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण को ये रेखांकित करती है। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जिसमें व्यापक विशेषज्ञता वाले लोगों का इसका सदस्य बनते हैं। इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है और या इसके पास धन आवंटित करने का भी अधिकार नहीं है। तो ये नीतियां भी लागू नहीं करता है और ये धन भी आवंटित नहीं करता है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। अब आता है कि नीति आयोग की जो अभी हाल ही में संशोधित संरचना है उसके बारे में, क्योंकि अभी पहले जिस तरीके की आपकी संरचना थी तो इसमें अध्यक्ष सदस्यों से, जैसे अध्यक्ष जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं तो वो तो वही है, उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक जो सदस्य और पदेन सदस्य हैं, उनमें चेंजेस हुआ है। तो इनको आपको याद रखना है। तो अध्यक्ष जो रहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष जो आते हैं अर्थशास्त्री सुमन केबेरी, पूर्णकालिक सदस्य वैज्ञानिक बीके सासवत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद्र, बाल रोग विशेषज्ञ बीके पाल, मैक्रो अर्थशास्त्री अरविंद बिरमानी भी सरकारी थिंक एंड टैंक के रूप में पूर्णकालिक सदस्य बने रहे। 4 पदेन सदस्य में आते हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा, अमित शाह, गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री के दौर पर इसमें 4 पदेन सदस्य होंगे। तो इस तरीके से नीति आयोग की ये संशोधित संरचना है। अब आता है कि नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें राज्यों के लिए सतत आधार पर संरक्षित समर्थन, पहलों तथा तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और यह स्वीकार करते हुए कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना तथा इन्हें सरकार के उच्चतर स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत करना। हमारे समाज को उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति में पर्याप्त लाभ न मिलने के जोखिम में हो। प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना और सलाह प्रदान करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, अन्य भागीदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण करना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि नीति आयोग द्वारा कुछ पहले स्टार्ट की गई है, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी, इंडिया इंडेक्स होना, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल नवाचार मिशन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, 75 वर्ष में नई भारत की रणनीति और ई अमृत पोर्टल। तो इस तरीके से आपकी नीति आयोग की कुछ पहलों के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आते हैं आर्थिक आयोजन के बारे में, जिसमें हम एक एक करके पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आर्थिक आयोजन जो देखा जाए एक तरीके से वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित संसाधनों का कुशलता प्रयोग होना, मतलब कि जो पहले से निर्धारित उद्देश्य है उनका एक लिमिटेड अमाउंट में एक प्राकृतिक संसाधनों का एक बहुत अच्छे तरीके से उपयोग होना, कि इनका किस तरीके से उपयोग है, जैसे कि आपके आर्थिक समृद्धि हो जिसमें आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर किया जाए, गरीबी का निवारण हो और रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, तो इस तरीके से इनको देखा जाता है।
यह जो केंद्रीकृत नियोजन है सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था और भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में आया हुआ था और इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए एक 10 वर्षीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत किया गया और 15 वर्षीय सूत्रवत योजना थी जिसमें बॉम्बे प्लान को सूत्रधार सर आदेशर दलाल थे। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग द्वारा नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई हुई। 1945 में श्री एम एन राय ने जन योजना प्लान बनाया। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया। बाद में इस समिति की सिफारिश 15 मार्च 1950 में योजना आयोग को गठन के तौर पर एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में की गई और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। जिस तरीके की प्रेजेंट में अभी नीति आयोग को भारत के प्रधानमंत्री का अध्यक्ष बनाया गया है और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलहरी लाल नंदा रहे और 15 अगस्त 2014 को इस 14 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से योजना आयोग का ये प्रस्ताव रहा है। अब आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका इस तरीके से पूछा जाता है जैसे कि आपकी योजनाएं पूछ ले और योजना के साथ यह किस मॉडल पर आधारित है या फिर इसका क्या उद्देश्य है, इन पे आपके क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादा नहीं पूछा जाता है या फिर ये पूछ लेता है कि कुछ उद्योगों के बारे में कि किस योजना के अंतर्गत कौन कौन से उद्योगों को शुरू किया गया है या फिर कौन सी परियोजनाओं का शुरू किया गया है और किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज को प्राथमिकता दी गई। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपको पहले बताया था जैसे कि आपकी पहले जो क्लास ली गई है कि आप किसी भी टॉपिक को जब क्वेश्चन मार्क करके पढ़ते हैं जैसे कि आपने पढ़ लिया कि ये चीजें इसमें इस टॉपिक से ये चीजें पूछी जाती है। जब आप इस को माइंड मेकअप यानी कि माइंड में एक फ्रेम बना के चलते हैं तो आपको चीजें ज्यादा याद होती है क्योंकि इसमें एक क्यूरियोसिटी होती है, उसको जानने की एक उत्सुकता बढ़ने लगती है कि आपको ये चीज जानना है और उसमें अगर नया पॉइंट भी आता है तो आप उसको आसानी से समझ लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह 1951 से 56 ईस्वी तक रही। इस योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित रही। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना है और यह योजना कृषि को उच्च प्राथमिकता इसके अंतर्गत दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना में कई बड़ी परियोजनाएं यानी कि सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई जैसे कि भाखड़ा नागर परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि आती है और इस योजना को सार्वजनिक उद्योग में विकास की अपेक्षा कर दी गई और इस मात्र 6% राशि खर्च की गई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी शुभारंभ 1952 में किया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन आता है, सुमेलित करने के लिए भी आता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था। अब आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका समय काल 1956 से 61 तक रहा है जो कि पीसी महारवोलिस मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना और इसमें देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित करना है। इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसमें मध्य में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय में 24% राशि व्यय की गई है। इसके अंतर्गत कुछ बृहद उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। अब इसमें कुछ परियोजनाएं जैसे कि आपकी पूरी परियोजनाओं का एक ओवरव्यू दिया गया है। इसके बाद हम आगे की योजनाओं को पढ़ते हैं। पहले नंबर उन्हीं को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इसका एक ओवरव्यू देखेंगे जिससे समझ में भी आ जाएगा और याद करने में भी आसानी रहेगी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना आती है जिसमें 1961 से 66 तक है। इसका उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना है। इसमें कृषि और उद्योगों दोनों को प्राथमिकता दी गई और इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और इस योजना की जो असफलता का मुख्य कारण रहा है भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध को अभूतपूर्व रहा है और इस योजना में सरकार द्वारा बनाई गई नई कृषि नीति में हरित क्रांति को जन्म दिया और भारत ने हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन कहा जाता है और विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मल ई बोरलॉग रहे। अब आता है प्रकाश अवकाश के बारे में जो कि 1966 से 69 तक रहा। इसमें जो योजना अवकाश रहा है जिसमें 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई और इसी अवधि में
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों को एक समान प्राथमिकता दी गई। योजना आयोग का जो प्रमुख कारण रहा है वह भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि और इस दौरान 3.8% वार्षिक वृद्धि दर इसमें प्राप्त हो सकी होगी। भारत में योजना अवधि के जो 3 बार योजना अवकाश आया हुआ है, मतलब कि टोटल आपका जो योजना है उसमें दो, पहला तो 1966 से 69 रहा और अभी दो और हम योजना अवकाशों के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो कि आपके डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। और इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना जो भी विशेष रूप से लक्ष्य थे, और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपागम उपागम की शुरुआत की गई है, जो संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्ष्य समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्रों में उपागम के घटक के तौर पर रहा है। श्वेत क्रांति की इस योजना काल में प्रारंभ की गई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी श्वेत क्रांति को कहा जाता है, और इस योजना का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही, और इस असफलता का जो प्रमुख कारण रहा है मौसम की प्रतिकूल अवस्था होना और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। और विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल जो है वह पांचवी योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। अब आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1978 तक का इसका समय काल रहा। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है, और यह योजना केवल 4 वर्षों की रही थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई, और इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि 1975 में शुरू किया गया था। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को कब शुरू किया गया, और दूसरा ये कि आपका 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। तो आपको अगर जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम पता है कि 1975 तो याद है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में पांचवी रही है, तो ये आपको इजीली हो जाएगा। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज का कार्यक्रम संबंधित इस योजना से योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई है। तत्पश्चात उद्योग एवं खनिज क्षेत्र को जनता पार्टी सरकार द्वारा इस योजना में सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अनवरत योजना आई है, जो कि 1978 से 80 में रही। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, और इसमें इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली नई सरकार यह 1980 में ही समाप्त कर गई। और इस योजना में उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत भी की गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया, और इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार यानी तथा डी.टी. लकड़वाला को दिया जाता है। अब पढ़ते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85 तक का इसका समय काल रहा है। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया, और इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 तक आधारित है, जो कि आपके जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय में आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को प्रभावी रूप से कम करना, देश तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया। और इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम इसमें प्रारंभ किए गए। योजना अवकाश हुए 1990 से 92 ईस्वी तक रहा, जिसमें 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। इसका आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वही निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है, और भारत में 1991 ईस्वी के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू की गई थी, और 1991 से बाद में निर्देशात्मक योजना लागू की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 ईस्वी तक रही। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास यानी कि रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को दिया गया, और इसमें मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार्थक माना गया। इसमें आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण, शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया, और औद्योगिकरण के ढांचे के परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारकारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत की गई। और इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में शुरू किया गया, और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी मार्च 1993 में आठवीं योजना के अंतर्गत किया गया। अब आते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना की ओर, जो किसका समय काल
1997 से 2002 ईस्वी रहा और इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार बताया गया और यह क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों में इस योजना में विशेष ध्यान दिया गया, जैसे कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम, निम्न क्षेत्रों को चुनना, भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों, औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण करना होता है। अब आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका সময়काल 2002 से 2007 तक रहा, जो इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना प्रस्तावित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 में रही, जैसे 1 अप्रैल 2007 को इसे प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य तीव्रतम और समावेशी विकास था। इस योजना में कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र की विकास की जो दर रही है 3.3%, 6.6% और 9.8% रही है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु की थीम अनिवार्य प्रारंभिक यानी कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 ईस्वी में शुरू की गई, इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास था और 12वीं पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। तो इस योजनाओं के बारे में ये आपका पूरा ओवरव्यू है, जिसमें ये प्रमुख योजनाएं आती हैं। अब जान लेते हैं कि किस योजना को कब शुरू किया गया, कौन-कौन सी योजना अवकाश रहे और इन वार्षिक योजनाएं कौन-कौन चलाई रही जा रही गई, तो इनके बारे में। तो ऐसे जैसे कि पहली योजना आपको 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 61 से 66, चौथी 1969 से 74, पांचवी 74 से 78, छठी 1980 से 85, सातवीं 85 से 1990, 8वीं 1992 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 2007 से 2012 में 11वीं और 12वीं 2012 से 2017। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी रही, जिसमें ये वार्षिक योजना में 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, फिर 1978 से 79, 79 से 80, 1990 से 91, 91 से 92 के बीच में रहे। और इसका नोट के तौर पर देखा जाए तो यह आर्थिक और सामाजिक योजना में संविधान की समवर्ती सूची यानी कि 7वीं अनुसूची में रखा गया और भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाए, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये प्रमुख नोट के तौर पर दिया गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। इस अंतर को देख लेते हैं। तो अंतर के अंतर्गत सबसे पहले देखा जाए तो योजना आयोग जो है, इसका जो समयकाल है आपका पहले ही बता दिया गया है कि यह 1990 से 2014 तक का इसका समयकाल रहा है और नीति आयोग को 2015 में प्रारंभ किया गया था। तो योजना आयोग के संदर्भ में देखा जाए तो इसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है और नीति आयोग में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन है, जो कि 7 वर्षों के लिए रणनीति, 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना है। तो ये नीति आयोग का एक प्रारूप है। तो इसमें ये क्या था कि आपका 5 वर्ष के लिए एक योजना निर्धारित कर दी गई। लेकिन नीति आयोग में क्या डिफरेंशिएशन है कि इसमें 15 वर्षीय का एक विजन है, जो कि 7 वर्षों के लिए एक रणनीति हो और 3 वर्षों का एक एक्शन एजेंडा इसके अंतर्गत इसका निर्माण करेगा। योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका है। इसमें आपकी जो नीति आयोग है, इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है और राज्य सरकार की सहभागिता है। योजना आयोग में केंद्र एवं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना होता है और इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना होता है। योजना आयोग की प्रगति प्राय केंद्रीकृत थी और योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण और क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसमें नीति आयोग की प्रगति जो है प्राय विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण और इसका क्रियान्वयन में हिस्सा लेती है। योजना आयोग में योजनाओं और नीतियों के निर्माण में किसी भी प्रकार के विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था और नीति आयोग में योजनाओं, नीति निर्माण और नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंशिएशन है। तो अब आते हैं केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो पहले इन योजनाओं के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत आपकी किस तरीके के क्वेश्चन का प्रारूप होता है उनके बारे में जानेंगे। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 31 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आपकी 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014, फास्टैग जो आता है 31 अक्टूबर को 2014 को, जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014 को, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण आपका 25 दिसंबर 2014 को, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को,
फिर आता है आपका हृदय समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण कायाकल्प 21 जनवरी 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015, सागरमाला परियोजना 25 मार्च 2015, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015, उजाला योजना 1 मई 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 और 9 मई 2015 को और भी अन्य योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना इसके अंतर्गत आती है। अब आती है उस्ताद योजना जो कि अल्पसंख्यक कारीगर के लिए है, जो 14 मई 2015 को शुरू की गई। कायाकल्प जन स्वास्थ्य जो कि 15 मई 2015, 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 और 25 जून 2015 को और भी अन्य योजनाएं जैसे कि अमृत मिशन जो कि अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट सिटी परियोजना। डिजिटल इंडिया जो है वह 1 जुलाई 2015 को। इंद्रधनुष जो आता है वह सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता में 7 सूत्रीय मिशन है जो अगस्त 2015 में शुरू किया गया। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को, स्वर्ण ब्रांड योजना 5 नवंबर 2015 को, स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015 को, उदयन यानी कि उदय उज्जवल डिस्कॉम योजना 2015 को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016 को, सेतु भारत समुद्र योजना सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 अप्रैल 2017, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017, उड़ान 27 अप्रैल, आपकी सर्वदा 3 मई 2017, ये सभी 2017 की हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई, प्रमातृत्व लाभ अभियान 17 मई, जिज्ञासा 6 जुलाई, शादी शगुन योजना 8 अगस्त और आपकी स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत 22 अगस्त, सौभाग्य योजना जो कि 25 दिसंबर, गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर और संपूर्ण बीमा योजना 13 अक्टूबर। और भी 2017 की योजनाएं जैसे कि जीरो हंगर कार्यक्रम जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठाणे महाराष्ट्र, कोरापुट उड़ीसा में 2030 तक भूख को समाप्त करने के लिए पायलट योजनाएं जो 13 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई। भारतमाला योजना 24 अक्टूबर, एक धरोहर गोद लो योजना 25 अक्टूबर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 1 नवंबर 2017 को, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर, भारत नेट योजना का सेकंड चरण 22 नवंबर को, सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर, समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल, बंधन योजना 14 अप्रैल, सेवा भोज योजना 1 जून, श्री पीएम आशा 12 सितंबर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 को, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यशुमन योजना 10 अक्टूबर 2018 को, पीएम किसान जो कि 1 दिसंबर 2018 को, पीएम श्रमयोगी पान धन योजना 1 फरवरी 2019, पीएम किसान पान धन योजना 30 मई 2019 और 30 मई 2019 को पीएम कर्मयोगी मानधन योजना जो कि 12 सितंबर 2019 को रांची में इसका शुभारंभ किया गया। 10 अक्टूबर 2019 को 100 मंथ सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020, 1 फरवरी 2020 को काफी सारी योजनाएं जैसे कि सागर मित्र योजना, ग्राम भंडारगार योजना, धान्य कृषि लक्ष्मी योजना, किसान रेल योजना, कृषि उड़ान योजना, विवाद से विश्वास योजना, टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना इसके अंतर्गत ये प्रमुख योजनाएं आती हैं। अब आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को, गोल यानी कि गोइंग ऑन लाइन एज लीडर्स, आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाए जाने की योजना 15 मई 2020 को, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 1 फरवरी 2021 को, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना, कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता एवं सशक्तिकरण के लिए 29 मई 2021 को, स्माइल यानी कि मुस्कान योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और बेकारियों के कल्याण के लिए 12 फरवरी 2022 को, डीएनटी सीडी योजना डी नोटिफाइड खानाबदोश और गर्दगुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए 16 फरवरी 2022 को शुरू की गई। सुकन्या समृद्धि खाता जो है वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है जिसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम जमा खाता खोला जाता है और न्यूनतम जमा राशि इसमें 1000 रुपए तथा अधिकतम जो आती है वह 1.5 लाख रुपए होगी और इस पर 9.1% की वार्षिक ब्याज अनुमान होता है तो इसके बारे में आता है। अब आता है रोजगार एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जिस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं उनका एक प्रारूप इसके अंतर्गत दिया गया है।
जैसे कि पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? अक्टूबर 2021 को। यह राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी जोड़ा गया किसमें? 7 इंजनों में, जिसमें आता है सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन संचार संसाधनों, जल मार्गों, लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ है। फिर आता है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में से ई राशन सेवा कार्ड सेवा को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को कब शुरू किया गया? 1 जून 2016 को। निम्नलिखित में से इसमें बताना है कि कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई, जैसे कि योजना कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, जल जीवन मिशन योजना घोषित की गई बजट 2019-20 में। जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति शुरू 2.0 शुरू किया गया गुजरात में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को गंभीर बीमारियों हेतु 4.50 लाख रुपए, साधारण बीमारी के लिए 50,000 रुपए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया खगड़िया से। निधि यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्ड इनोवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, जैसे कि निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए एक स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रति वर्ष वित्तीय सहायता करना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में, जैसे कि पहला, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है और अंतर्गत भारत में हर नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए और यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जाता है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो ये तीनों कथन सत्य है। आयुष्मान भारत योजना, जो कि केंद्र राज्य का योगदान है 60:40 में, जिसमें पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में होता है, यानी कि केंद्र की हिस्सेदारी 90% होगी और इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 40% और राज्यों की 40 केंद्र की 60% और राज्यों की 40%। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना नया नाम संयुक्त योजना है, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी हेतु प्रति वर्ष प्रति परिवार को दी जाने वाली राशि 4.5 लाख रुपए, यानी कि साधारण बीमारी के लिए 50,000 रुपए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तरदायी है। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में निर्वीक योजना घोषित की। इस योजना को लाभान्वित क्षेत्र निर्यात क्षेत्र है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को डिजिटल तथा केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना है। आपको बता दें कि इस तरीके के आपके जो बजट में भी जो योजना को लॉन्च किया जाता है उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एक प्रारूप देख सकते हैं कि आपका 2020-21 का जो क्वेश्चन आया था तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो आपका 2023-24 का 24-25 का जो बजट पेश किया गया है उसमें जो जो योजनाएं शुरू की गई हैं तो उनको आपको याद रखना है। आयुष्मान सहकारी योजना तैयार की गई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अटल नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन स्थापित किया गया। नीति आयोग के अधीन 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल अटल भूजल योजना, जो कि सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है विश्व बैंक। इसमें कुछ सुमेलित दिए गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2016, रूरल हाउसिंग इंटरेक्टिव सब्सिडी स्कीम 2017, साथ साथ आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, आम आदमी बीमा योजना 2007, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। और भी अन्य सुमेलित है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015। तो इस तरीके का आपको पहले बता दिया गया, पूरे डेट आपको सीक्वेंस वाइज बता दी और आपको इस तरीके का प्रारूप की इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको योजनाएं तो याद करनी ही है। तो आप अब आता है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करने के लिए कि पीएम जन आरोग्य अभियान वर्ष 2018, पीएम वय बंदन योजना 2017, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016, स्वच्छ भारत मिशन 2014, 2015 में मुद्रा बैंक योजना को शुरू किया गया। स्ट्राइक संकल्प और श्रेयस संबंधित है कौशल विकास से। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि प्रारंभ की गई 18 दिसंबर 2019 से। इसमें कुछ सुमेलित थे, जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका 1952 में शुरू हुआ, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण 1957 में, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण 1999, की विलेज स्कीम 1950 में, महिला समृद्धि योजना 1993, महिला सशक्ति योजना 1998, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003, महिला समाख्या कार्यक्रम 1988 में।
निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसरों में कमी आदि को गरीबी का सामाजिक सूचक माना जाता है, लेकिन गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं है परिवहन के साधनों की कम संख्या को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में द्वितीय चरण को लागू किया गया है 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की अवधि है 2019 से 29। गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वास्थ्य सेवा समूह के विचार दिया गया है मोहम्मद यूनिस ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में सत्य कथन दिया गया है, जैसे कि सार्वजनिक उपभोक्ता संसाधन प्रदान करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो कि गरीबी रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम है, जिसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय परिवार लाभ कल्याण कार्यक्रम, अन्नपूर्णा कार्यक्रम तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था विधवा निःशक्तता पेंशन योजना इसके अंतर्गत ये शामिल है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे के कार्यक्रम आते हैं। फिर आते हैं आपके कार्यक्रम जो कि प्रारंभ वर्ष, जिसमें अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। बेरोजगारी समस्या में गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत केरल में सर्वाधिक है। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि ऊंची दर विकास की ऊंची दर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, और कारण कहता है कि यह तब होता है जब व्यवसायिक शिक्षा में कमी होती है। तो ये कथन और कारण सत्य है और सही व्याख्या है। कथन और कारण दिए गए हैं, जैसे कि शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। बंधुआ मजदूरी या उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया 1975 में। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ 1976 में। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक है। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य एक ऐसी कार्य से है जिसमें कम व्यक्ति भी कर सकते हैं और इसमें अधिक व्यक्तियों में लगे रहना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्रक है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पहचाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी मापन की विधियों में एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में लाई गई है चालू मासिक स्तर विधि। भारत में एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए प्रयुक्त की जा रही है चालू दैनिक प्राय स्थिति, चालू साप्ताहिक प्राय स्थिति और सामान्य प्रधान प्राय स्थिति। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है एनएसएसओ। विनिर्माण, निर्माण, वित्तीय सेवाएं, मिश्रित खेती में क्षेत्र की वृद्धि दर, रोजगार प्रत्याशा बहुत कम है विनिर्माण क्षेत्र में। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है मई 2007 में। अपना गांव अपना काम रोजगार प्रारंभ किया गया 1 जनवरी 1991 को। अपना गांव अपना कार्यक्रम योजना, जो अपना काम योजना है, उसका जो उद्देश्य है गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न करने पर गरीबी दूर करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभावी हुई है दिसंबर 2018 से। अब आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पहला कथन आता है कि योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। दूसरा, योजना में अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करता है। तीसरा, योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को 2,800 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती होती है। चौथा आता है कि योजना देश भर में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ए, बी और डी इसके अंतर्गत सत्य है, लेकिन सी इसके अंतर्गत सत्य नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में प्रारंभ की गई जनवरी 2015 में। 1 जून 2016 को लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य कथन दिया गया है कि यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है जो 18 से 70 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इसकी वार्षिक बीमा किस्त देय राशि ₹12 है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई है देश के वित्तीय समावेशन में, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ किया गया 28 अगस्त 2014 को। पहले योजना के संदर्भ में देखा जाए तो यह योजना जैम यानी कि जनधन आधार और मोबाइल का एक प्रकार है। इसके तहत डीबीटी के बाद वे माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरण सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में होता है। नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम महाराष्ट्र में शुरू किया गया। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार कम से कम एक पुरुष और एक महिला है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन और जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव में से एक बेरोजगारी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कुरुक्षेत्र के बारे में सत्य है, जिसमें कि यह ग्रामीण विकास के लिए हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है। ट्राइसेम, क्राई, जीआरवाई, आईआरडीपी में से कौन सी एक स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? सीआरवाई, ईएएस और ट्राइसेम, जीआरवाई तथा आरएलईजीपी योजनाओं को लागू करने के लिए कार्यक्रम दिया गया है, जिसमें ट्राइसेम 1979,
RLEGP 1983, JRY 1989, EAS 1993। ट्राइसेम है जो एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। इसमें आता है कि निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है। तो निर्धनता विरोधी कार्यक्रम कौन कौन से आपके आते हैं? MRLEGP, RERDP और आपका NREP, ये सभी निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है। बट कि आपका MRTP निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग में एक कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आती है। ग्रामीण विकास के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष संबंध अर्थ प्रबंध को संचालित करता है नाबार्ड को। वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की उत्तराखंड है। अटल पेंशन योजना के संबंध में सत्य है कि यह एक न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। साथ ही इसमें अभिदाता या सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि सुनिश्चित रहती है। 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर प्रारंभ की गई योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना का कार्यक्रम है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य स्वच्छता है। गोकुल ग्राम योजना गुजरात से संबंधित है। DWCRA योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिला सदस्यों के ऊपर उठाना है। भारत सरकार की कल्याणकारी योजना और उनका सारित्य है जैसे कि नई रोजनी कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, दिशा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन, स्वावलंबन योजना, नई पेंशन योजना। लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना प्रारंभ की गई है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। हथकरघा क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई कपड़ा मंत्रालय द्वारा। स्वावलंबन योजना वर्ष 2010 में महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम है स्वावलंबन योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2008 में पारित की गई। स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं से संबंधित है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रारंभ की गई। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित है। जननी सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर में कमी होना है। गर्भवती महिलाओं शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। भारत निर्माण में कार्यों की मदद सम्मिलित है जैसे कि सिंचाई से त्वरित गति लाभ देने वाला प्रोग्राम, नदी परियोजना की इंटरलेकिंग तथा जल बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की योजना है। वर्ष 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना समेत है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई, निर्धन आवासों का निर्माण। भारत निर्माण योजना का संबंध है अवस्थापना विकास से। भारत निर्माण विकसित करने का कार्यक्रम भारतीय ग्रामीण जीवन को है। भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है भारत निर्माण का। अटल नवीनीकरण तथा शहरी परिवर्तन मिशन या अमृत में मुख्य रूप से जोड़ दिया गया है जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, स्वास्थ्य, यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, जल प्लावन को रोकने के लिए बाढ़ के पानी का निर्गमन। अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन अमृत का संबंध पुनः चमकाने से शहरी अवसंरचना को 1 रुपए से 1 किलोग्राम चावल योजना तमिलनाडु से शुरू की गई। संगठन योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता से है। संकल्प परियोजना HIV एड्स के समापन से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना वर्ष 1989 में की गई। जवाहर रोजगार योजना साथ ही पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई और इस योजना में अध्ययनहीन जनित रोजगार 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित करना है। जवाहर योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना है। इसमें मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों पर सृजन करता है। भारत में समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं और यदि उस गांव की जनसंख्या 500। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य गांवों को मुख्य रूप से सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क बनाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु उन गांवों में सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें आदि हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं के विवेक को तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सम्मिलित किया गया है। IRDP ट्राइशम द्वारका के द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थापना वर्ष 1999 जून 2021 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को मनरेगा, NRLM, RMSA स्टेप में कौन सा एक रोजगार से संबंधित नहीं है, वह RMSA है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका विकल्पों को सुधारने का प्रयास है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करना है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, रोजगार आश्वासन योजना 1993, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों में अलग है, क्योंकि यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। और इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम में 1 वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई उसकी संख्या 100 दिन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ में 200 जनपदों में शुरू की गई थी और वर्ष 2007 से 8 के बजट में इसके विस्तार का प्रस्ताव है 330 जनपदों में। और इस योजना को 200 जिलों में प्रारंभ किया गया था और यह समूचे देश में 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई। अब आते हैं नरेगा के बारे में। नरेगा को मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को संबोधित किया गया। नरेगा के संदर्भ में असत्य कथन जैसे कि सरकार को अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है। अब आता है आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में से कौन सी एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो आपका सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम इसमें स्वर्ण जयंती रोजगार योजना नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, लोकिष्ट नीति, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में भारत सरकार का सामाजिक विकास नहीं है, लोकिष्ट नीति। मध्याह्न या फिर मिड डे मील योजना शुरू की गई 1995 में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया वर्ष 1953। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 को लागू की गई। इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार गरीबों को कल्याण लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना है। औद्योगिक विकसित सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय, भारत निर्माण और आपका ग्रामीण साख नाबार्ड शहरी रोजगार SJR SRI RY। भारत में सामुदायिक विकास का आरंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया और इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का एक रास्ता तय करना है और इसका उद्देश्य भौतिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास से है। इसके मुख्य निर्माता SKD है। यह ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है और आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य ऐसे कामगारों से है जो बेरोजगार हो गए हों और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें होटल तथा रेस्तरा, मोटर परिवहन उद्योग, सामाजिक पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान के कर्मचारी। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन श्रमिकों को। आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2007 को। प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम स्थापित की गई है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य हैं, जिसमें स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक ले जाना, गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना और पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को किया गया और यह मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में प्रारंभ की गई। कापार्ड का संबंध ग्रामीण कल्याण और कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। कापार्ड एक तरीके से स्वामित्व संस्था है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्य करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए यानी कि ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ 1948 में किया गया था। निर्मल भारत अभियान के बारे में, जो कि गांवों के विकास में मलिन वस्तुओं में सामुदायिक शौचालय से निम्न आय समूहों के लिए भवन निर्माण है। शौचालय क्रांति के बारे में, जो कि गांवों एवं शहरों में लोगों के बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान एवं ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना है। समेकित बाल विकास सेवाएं का कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया। आधार, जो एक तरीके से एक भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए है। UID योजना, पहला आधार गांव थेम्बले नंदुरबार महाराष्ट्र। कथन कारण दिए गए। कथन आता है कि भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कारण कहता है कि गरीबी निर्माण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें कथन कारण तो सत्य है लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण है। ग्रामीण जलापूर्ति, सामाजिक मानकी, प्राथमिक शिक्षा तथा नगरों की मलिन वस्तुओं को सुधार में एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है आपकी सामाजिक वानिकी। शहरी बेस्टी उद्यम, शहरी मजदूरों के बदले रोजगार आवास आश्रय का उन्नयन भाग है नेहरू रोजगार योजना। कार्यक्रम दिए गए हैं जिसमें आपका ट्राइसेम का प्रारंभ वर्ष अगस्त 1979, NREP अक्टूबर 1980, JRY अप्रैल 1989,
SGSY अप्रैल 1999, जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, MG नरेगा 2009, आम आदमी बीमा योजना 2007। भारतीय सरकार द्वारा के रोजगार सृजन और गरीबी निवारण कार्यक्रम में शामिल नहीं है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1980 में। फिर आता है कि एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत आते हैं आपका ग्रामीण जलापूर्ति और ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण, बल्कि आपका ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। प्राथमिक शिक्षा कोष की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई शिक्षा उपकर हेतु हुई है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण तथा भूमि सुधार के लिए एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारत में वर्ष 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। प्रधानमंत्री आवास योजना की समावधि 2015 से 2022 है। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय राजीव आवास योजना का लक्ष्य मलिन बस्ती मुक्त भारत है। भारत सरकार में सबके लिए आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई। केंद्र सरकार में बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की गई थी उसका नाम धनलक्ष्मी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किया गया था वर्ष 2004 में। जननी सुरक्षा कार्यक्रम का प्रयास संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना आदि है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष 2015 तक लगभग 2030 तक। सर्व शिक्षा लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना है वर्ष 2010 तक। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना है और बच्चों के अधिकार निहित हो जो प्राथमिक स्तर के होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने के वाले योग्य सदस्य मतलब कि बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान को आरंभ किया वर्ष 2001 में। वर्ष 1991 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंबन का राष्ट्रीय कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1995 में किया गया। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई। स्कूल मैनेजमेंट या व्यवस्थापक, पंचायत राज संस्था, स्वयं सेवा समूह, ठेकेदार में एक मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं है। ठेकेदार मिड डे मील योजना का प्रारंभ 1995 में हुआ। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 1995। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चले अभियान की शुरुआत की गई है वर्ष 2000 में। कथन कारण दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण कहता है कि मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ 1994 में हुआ। केंद्र सरकार द्वारा एक नीति संबंधी लिए गए निर्णयों के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से व्यवहार करेगी। 68% केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं वर्ष 1963 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। भारत ने 2009 से 10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत है। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2019 तक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को प्रारंभ किया गया अक्टूबर 2014 से। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज आर्थिक विकास से संबंधित हो और यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया और इन्होंने पूरा यानी कि प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज ग्रामीण विकास से संबंधित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वप्रथम शुरू किया। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए गए जिसमें केंद्र या राज्यों में सार्वजनिक उद्यमों निजी क्षेत्र में चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है देहरादून में। कुछ संस्थान और स्थान है जैसे कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अली यावरगंज राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय चित्रकूट में है। विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया 8 सितंबर को। वीमेंस डे यानी कि नारी दिवस 8 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। एड्रागोगी जो है वह प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। रूट सेट संस्थान को प्रारंभ करने का उद्देश्य बेरोजगारी ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना है। और वर्ष 2013 में रोशनी शब्द समाचारों में था ये जो संबंधित है जनजातीय युवकों के
कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले खोला गया था आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार इस नीति को लाभान्वित करने के लिए जो लाभान्वित है 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा। भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम है 15 सूत्रीय कार्यक्रम। नालंदा परियोजना कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहित करता है। इंदिरा महिला योजना महिलाओं को शक्ति संपन्नता देता है। महिला समाख्या योजना महिला समानता के लिए शिक्षा होती है। भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई है वर्ष 1993 में और 2004 से 5 में 61वीं एनएसएसओ डाटा में निर्धनता आकलन के लिए विधि अपनाई गई है। वो आती है आपकी यूआरएम एमआरएम दोनों विधि से। भारतवर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगारी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कहाँ है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत भारत में जन्म तथा मृत्यु दर की घटना को रजिस्ट्रीकरण करना 21 दिन के अंदर और परिवार में 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला की राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। जो आज के हमारे टॉपिक थे वो सभी टॉपिक फिनिश होते हैं। अब आपके अकेले इकोनॉमी की एक ही क्लास आएगी जिसमें आपके जितने भी बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर किया जाएगा। के पहले आपके 2 लेक्चर और पहले आ चुके हैं तो आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देखें। ये हमारे द्वारा ये आपकी उत्तर प्रदेश की परीक्षा वाणी की एक सेशन दिया गया था जिसमें आपका ये लेटेस्ट एडिशन था जिसकी पूरी क्लासेस आपको दी गई हैं। आपका दृष्टि 2024 कंप्लीट कराया गया है। तो उसको आप देखें। तो ये आपके हमारे द्वारा ये सेशन आपके लिए जो आपके एग्जाम है यूपीपीएससी, यूपीआरए और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए आपकी परीक्षा बाड़ी दृष्टि जो आपकी आती है वो आपके बिहार पीएससी के लिए भी है, आपके यूपी के भी एग्जाम के लिए और भी जितने गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए है। तो आपको उसको पढ़ना है। तो ये यहाँ पर आज का हम सेशन फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि कल हमारा जो होगा वह नेक्स्ट डे जब भी आएगा तो वह 17 डे का यानी कि 17वां दिन होगा जिसके अंतर्गत कुछ टॉपिक कवर किए जाएंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।